हेलो एवरीवन। आज हम ये हमारा से रिलेटेड सामान्य विज्ञान की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। जिसमें पहले हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम बहुत पढ़ेंगे माप तोल के विभिन्न मात्रक। माप तोल में दो तरह के मात्रक होते हैं, एक तो होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं आपका पढ़ेंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी से समय से उत्पन्न होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय सेकंड का मात्रक सेकंड। ये जो है ना ऐसा ही पद्धति होती है जिसके तहत जो है ना इनको लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। इसी तरह जो है ये बाकी जो है ये आपको व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कार्य तथा ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा को एक ही कहते हैं एनर्जी। एनर्जी का मात्रक होता है जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। विद्युत धारा यानी इसका मात्रक होता है एम्पियर। कोण का मात्रक होता है रेडियन। और इसी तरह ठोस कोण स्टेरेडियन। कोण और ठोस कोण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है ठोस कोण। उसको इसलिए स्टेरेडियन कहते हैं। चाल और गति एक ही होता है। चाल और यानी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। आवर्ती का जो मात्रक होता है वो जो है हर्ट्ज होता है। इसी तरह जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं से आवेग यानी कि न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक होता है दाब जो है ना, दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। दाब को न्यूटन प्रति मीटर भी कहते हैं। जैसे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी से बनता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक। शक्ति या सामर्थ्य जो है उसका मात्रक होता है वाट जब। और इसी तरह उसका दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसे चुंबकीय फ्लक्स में का मात्रक होता है वेबर। और इसमें जो है अब एक कई पद्धति होती है, जैसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति होती है, MKS पद्धति होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, अलग अलग पद्धति होती है। लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जानना कोशिश करना है जितना हमारे एग्जाम में आएगा। तो उसमें ये बस दो ही तरह के सवाल आ सकते हैं इससे कि जो है ना व्युत्पन्न मात्रक या मूल मात्रक और मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और मूल मात्रक की जो है ना इकाई क्या होती है और व्युत्पन्न मात्रक की इकाई क्या होती है। उसमें जो है ना इम्पोर्टेंट इस बुक्स में ये दिए गए हैं, तो हम इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो है ना मापक उपकरण तथा उनके उपयोग कैसे मेजर करते हैं। जैसे आर्गोमीटर होता है। क्या होता है? अर्गोमीटर ये होता है हम जो काम करते हैं उसको काम को नापने के लिए जो है ना अर्गोमीटर का यूज होता है। क्या होता है? अर्गोमीटर का यूज होता है। एक होता है सोनार जो है हम जब पानी के अंदर इकोलोकेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। सोनार SONAR सोनार। साउंड रेंजिंग नेविगेशन रेंजिंग। कभी कभी एग्जाम में सोनार की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी याद रखना है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। और ये इकोलोकेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जो पानी के अंदर
और ये ख़ास तौर से जो गोताखोर होते हैं, जो हमारे ये समुद्र में चलने वाले जहाज होते हैं, उन वहाँ इस्तेमाल होता है। इसी तरह स्कूबा स्कूबा गोताखोर इस्तेमाल करता है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो अपना स्कूबा एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके जिसके थ्रू वो सांस लेता है, पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश करता है। और इसी में लैक्टोमीटर से हम जो है ना दूध का जो है ना घनत्व नापते हैं, दूध का घनत्व डेंसिटी नापते हैं, या उसकी शुद्धता कि दूध कितना पतला है या मोटा है, या इसको नापने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आगे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये जो है 7 तरंगे होती हैं जनरली, इस और भी होती हैं, लेकिन इन 7 को हम जो सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा तरंग, एक्स तरंग, गामा विकिरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। इनको जो है इनके खोजकर्ता कौन है और इनकी वेवलेंथ क्या है और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी आवृत्ति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और जो है ना इसको जब हम इसको शुरुआत करते हैं तो ये जो आवृत्ति होती है इसकी पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति दीर्घ रेडियो तरंग से गामा किरणों की तरफ बढ़ती है, दीर्घ रेडियो तरंगों से गामा किरणों की तरफ बढ़ती है, ये करना है। और इसी तरह वेवलेंथ जो है गामा किरणों से दीर्घ रेडियो तरंग की ओर बढ़ती है। इनके एक दूसरे से के विपरीत है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि गामा किरण की अगर तरंग दैर्ध्य पूछेंगे तो वो सबसे कम होगी और आवृत्ति सबसे अधिक होगी। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, उसको हर्ट्ज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गामा किरणें, अब बात करते हैं गामा किरणें। गामा किरणें की खोज की थी पॉल विलार्ड। किन्होंने की थी? पॉल विलार्ड ने। और जो है ना इनकी तरंग दैर्ध्य जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻10 मीटर तक होती है। इसी तरह इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻23 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻18 हर्ट्ज तक। और ये इसी तरह एक्स किरणों की खोज जो है ना रोंटजेन ने की थी। किन्होंने की थी? रोंटजेन ने। और इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻8 मीटर तक। और इसी तरह आवृत्ति कम होती चली जाएगी। पराबैंगनी किरणें, उनकी खोज की थी रिटर्न ने। दृश्य विकिरण की खोज की थी न्यूटन ने। और ये जो दिया गया है दृश्य विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य 3.9 × 10⁻7 मीटर से लेकर 7.8 × 10⁻7 मीटर, ये इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है। जो हमारी एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में यही दिया गया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बेस होता है। एनसीईआरटी पर ही बेस कोई भी एग्जामिनर जो होगा, कोई भी एग्जाम होगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा तो वो एनसीईआरटी बेस होगा। इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसमें यही दिया गया है। इसी तरह अवरक्त विकिरण, इसकी खोज की थी हर्सन ने। लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज, और जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं मार्कोनी इन्होंने इसकी खोज की थी। तरंग दैर्ध्य अब अलग अलग है, इसको याद करने के लिए आपको कई बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश, लाइट क्या होती है? लाइट दो तरह की होती है, तरंग के रूप में चलती है या फोटोन के रूप में चलती है। तरंग जो है किरण के रूप में, लाइट जो है प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है और एक फोटोन के रूप में चलता है, सीधे चलता है। ठीक है, तरंग और जो है
तो उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास साइंटिस्ट हैं और उनके प्रिंसिपल है, उनको बस हमें ब्रीफ में जानना है और उनको ऐसे ही याद कर लेना है जैसे हमारे इस किताब में दिए गए हैं। उनको ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारे को सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ना हम सिंपल इनको बस थ्योरी किसने दी है और उनकी थ्योरी क्या है, सिंपल यही क्वेश्चन आया क्योंकि एमआरएस का पेपर एक ही बार अभी तक हुआ है और जो है उसके बाद सेकंड टाइम ये जो हो रहा है, तो इसलिए उसके बेस पर जो है ना हमें बस इतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो। से न्यूटन ने थ्योरी दी थी प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सी थ्योरी दी थी न्यूटन ने? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इसी तरह हाइगेंस ने थ्योरी दी थी प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसी तरह ग्रेमाल्डी ने प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत। और तुम्हारा प्लांक का क्वांटम प्रिंसिपल यानी क्वांटम प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। मैक्सवेल प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। आइंस्टीन ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत यानी फोटोन सिद्धांत भी कहते हैं, आइंस्टीन ने दिया और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। एनवीएस और तुम्हारा दूसरे जितने भी सेंट्रल स्कूल्स होते हैं उनके एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। प्लांक भी आ चुका है और ये फोटोन वाला आइंस्टीन वाला भी आ चुका है, तो इसको ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम दृष्टि दोष, आँखों में होने वाला, ये आँख के बारे में है। कौन कौन से जो है रोग होते हैं आँख के लिए। आँख में एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, एक दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना नज़दीक की वस्तु दिखती नहीं है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष जहाँ लिखा होगा तो निकट मतलब नज़दीक, यानी नज़दीक की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं, सिंपल। और दूर दृष्टि दोष होता है उसमें जो है ना दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन जो नज़दीक की है वो नहीं दिखती। और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष में जो है ना उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो है ना एक जरा दृष्टि दोष होता है जो पैदाइशी होता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस होता है जो दोनों फोकस वाले लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सीधे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों भी हो सकते हैं इसमें जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, इसको द्विफोकसी लेंस कहते हैं। अबिंदुकता कब होती है? जब वो उसमें जो है ना अबिंदुकता वाले दोष में बेलनाकार जो है लेंस इस्तेमाल होता है। जब हम कहीं हमारा मेडिकल होता है तो वहाँ 6x6 आई करते हैं। अगर कोई 6x6 ना हो तो जो है ना उसको जो है ना बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये जो है ना इस पर फोकस होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होगा तो फिर जो है ना वो सही नहीं होता, तो इसलिए जो है ना वो मेडिकल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान में कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक। अकार्बनिक कार्बनिक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें कार्बन होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। जो सब में होता है वो कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन से रिलेटेड स्टडी करेंगे वो कार्बनिक रसायन विज्ञान होगा। जिसमें कार्बन से रिलेटेड नहीं होगा तो वो अकार्बनिक रसायन होगा। तो इसलिए हम जो है ना इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है ना तत्वों के संदर्भ में विशेष एलिमेंट्स दिए गए हैं। अभी तक जो है ना कुल जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं उनकी टोटल नंबर 118। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से शुरू करते हैं और उसमें भी 109 है। फिर जो है ना नई वाली आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्वों की संख्या दी गई है। और नेचुरल रूप से जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो
92 है हमारे पास, और जो कृत्रिम रूप से तत्वों की संख्या 26 है। और जो हमारे अर्थ पर जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स में सबसे हल्का तत्व वो होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। इनके अगर ये दो जो अलग अलग सवाल है, अगर ये सवाल आ जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है, या हल्के हाइड्रोजन कह सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। इसी तरह सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, हाइड्रोजन और लिथियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है। ठीक है, इसको हम जो कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे हल्की अधातु भी हाइड्रोजन होती है। अधातु और धातु में अंतर होता है। धातु उनको कहते हैं तन्य होती है, चपटी होती है, और जो है जिन और अधातु जो उनके अलावा जितनी अधातु होते हैं धातु के अलावा, तो उनको अधातु कहते हैं। सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम। कौन सा होता है? ओस्मियम। और जो है सबसे ऐसा द्रव धातु तत्व जिसको पारा कहते हैं, यानी कि ऐसा तत्व, एक मर्क्यूरी होता है, एक पारा होता है, दो होते हैं कि जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे द्रव धातु तत्व पारा, जो मरकरी भी कहते हैं, ओस्मियम। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़े। द्रव धातु तत्व, इसी तरह ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन कैसा तत्व है जो सामान्य ताप पर, जो सामान्य ताप है उस पर जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु। ये क्या है? ब्रोमीन, अधातु। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला, मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक एलिमेंट्स तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। इसी तरह जो है ना हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है जो सबसे पाया जाने वाला तत्व है वो जो है ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह जो है ना हमारी अर्थ पर भूपटल, क्या कि भूपटल पर पाए जाने वाले तत्व। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह एक्स्ट्रा, ये सब जो है भूपटल पर पाए जाने वाले तत्व हैं। इसी तरह अब जो है ना पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो हमारी अर्थ है उस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विद्युत का एक सुचालक होता है, कुचालक होता है। जो हम विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक तत्व होता है वो होता है चांदी, सिल्वर, जिसका जो है ना फॉर्म केमिकल नेम होता है Ag। कभी कभी कई बार एग्जाम में ये भी आया है कि चांदी का केमिकल रासायनिक नाम क्या है, तो Ag। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और धनात्मक तत्व, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो और ध्यान से देखेंगे। फ्लोरीन और फिर सीजियम। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, मैक्सिमम, और फिर सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है सीजियम। तो यहाँ से इससे रिलेटेड जैसे कुछ और भी तत्व हम जैसे बात कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, ये इतने हमें याद होने चाहिए, और इनके परमाणु क्रमांक भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने 7 जो है आपके समूह होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, तो वो सारे याद होने चाहिए। इसी तरह हम जो है आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु, एलोइस, यानी जो हम धातुएं इस्तेमाल करते हैं वो कई सारे तत्वों से मिलकर बनते हैं, वो कई तत्वों से मिलकर बनते हैं,
और उन तत्वों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। जैसे पीतल है, पीतल जो है, पीतल में कौन कौन से तो कॉपर और जिंक, पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। पीतल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे बर्तनों के रूप में, अब तो इस्तेमाल नहीं होता आधुनिक युग में, पहले इसको इस्तेमाल हुआ करता था। बर्तन पीतल के बर्तन होते थे, मशीनों के पुर्जे, तार, तार में जो बड़ी तार में यूज़ होता है। इसी तरह कांसा है, कॉपर और टिन, टिन है ये एसन, टिन का नाम है, इसको कहते हैं एसन यानी टिन। कॉपर और टिन को का संगठन होता है कांसा, कांसा में का यूज़ होता है बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में। एक होता है आर्टिफिशियल गोल्ड यानी कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना कब बनता है, जब कॉपर और एल्यूमिनियम बनाते हैं। कृत्रिम सोना कब बनता है, जब कॉपर और एल्यूमिनियम मिलाते हैं। और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसमें इसका यूज होता है, मूर्तियाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जंग रोधी इस्पात, जिसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिसमें फेरस, क्रोमियम, कार्बन और निकिल होता है। और इनका यूज जो है घरेलू बर्तन, सर्जिकल सामान इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसी तरह गन मेटल, बेल मेटल, मोनल मेटल, जर्मन सिल्वर, डच मेटल, सोल्डर, मैंगनीज, स्टील। इनमें से एक चीज़ कॉमन है, जैसे हम पीतल, कांसा, कृत्रिम सोना, गन मेटल, बेल मेटल और तुम्हारा मोनल मेटल, जर्मन सिल्वर और डच मेटल, इन सब में कॉपर जो है ना कॉमन है, यानी कॉपर सब में पाया जाएगा। तो इसलिए गन मेटल में जो है ना कॉपर, टिन, जिंक, और गन मेटल कहाँ होता है, बंदूक में यूज़ होगा और मशीनों के पुर्जे बनाने में। बेल मेटल में कॉपर और जिंक इस्तेमाल होता है, कॉपर और टिन होता है, और इसको घंटा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पहले जब घंटे बनते थे तो वो जो है इसी बेल मेटल के बनते थे। मोनल मेटल, मोनल मेटल मतलब कॉपर और निकिल का इस्तेमाल किया जाता है मोनल मेटल में, और जो है ना इसका मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल होता है, और जो है ना इसको इसमें जो है ना बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एक होता है डच मेटल, डच मेटल में जिंक इस्तेमाल होता है कॉपर के साथ, और मशीनों के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होता है। सोल्डर, सोल्डर में लेड और टिन इस्तेमाल होता है, जो विद्युत संयोजन में इस्तेमाल होता है। जब जो है ना जहाँ विद्युत सर्किट होता है उस सर्किट में जो है ना सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है कि सोल्डर का हम इस्तेमाल करें। एक मैंगनीज स्टील होती है, स्टील तो नाम सुना, एक मैंगनीज स्टील होती है, इसमें मैंगनीज फेरस के साथ कॉपर मिला होता है, और जो है जो रेल की पटरी होती है, पटरियों के बीच जो गार्डर लगे होते हैं ऐसे करके, उनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो है ना तिजोरी में इस्तेमाल होता है। कूटने और पीसने की मशीनें, जैसे कोई मशीन आती है तो उसमें जो है ना इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये समझ में आया, यानी पीतल, कांसा, कृत्रिम सोना, और तुम्हारा गन मेटल, बेल मेटल, मोनल और जर्मन सिल्वर और डच मेटल, इनमें कॉपर जो है ना कॉमन है, और बाकी जो है ना अलग अलग है। इसको कई बार जब रिवाइज करेंगे तो जो है ना हमारे याद होगा, और फिर हम सॉरी, कई बार याद करेंगे तो फिर जो है ना हम एग्ज़ाम में भी उसको करने की कर पाएंगे। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में EMRS के एग्ज़ाम में 10 नंबर का जो है ना GS आएगा, EMRS के एग्ज़ाम में 10 नंबर का GS आएगा। उस GS के पेपर में जो है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर उस 10 नंबर में है। अब हम अगर पूरी डिटेल से इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर इसी एक को पढ़ने के लिए जो है ना हमें जो है ना एक पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन हम जो है इसी इतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना हमारा एग्ज़ाम में एक दो सवाल इससे आएगा, तो हम उसी एक दो सवाल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम उसको एक क्लास में करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना इस किताब में दिया गया है उसी को करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। ईंधन, मेजर फ्यूल्स क्या कौन कौन से होते हैं जो हम इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कोल गैस,
प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस और प्राकृतिक गैस। अब जो है ना इनमें क्या क्या होता है, सवाल यहाँ से बनता है कि कोल गैस में का मिश्रण, कोल गैस में महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है, महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, ये सवाल आता है। उसको जो है ना कई सारे फॉर्मेट में बनाकर सवाल दे देता है। जैसे कोल गैस, कोल गैस में हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन CH4 और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों मेन होते हैं। बाकी अन्य जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर्स गैसें भी होती हैं जो कोल गैस में होती है। ठीक है, जब कोल गैस हम पढ़ेंगे तो कोल गैस में 3 याद रखना है बस, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके पहचान कैसे होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ये जो भंजक आसवन के द्वारा बनाई जाती है। कोयले का जो भंजक आसवन एक विधि है उसके द्वारा बनाई जाती है, और ये वायु के साथ, हवा के साथ जब मिलती है तो ये विस्फोटक मिश्रण बनाती है। और ये एक रंगहीन और विशेष गंध वाली, इसमें से गंध आती है। और गंध आने का मेन रीजन जो है ना मीथेन है। मीथेन इसमें 35% है, इसलिए इसमें से गंध आती है। और ये दहनशील यानी जलने वाली गैस है, ये जो है चलने वाली दहनशील गैस है, तो इसलिए इसको कोल गैस, इसको इस दहनशील गैस कहा जाता है। एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में जो है ना नाइट्रोजन 60% और 30% कार्बन मोनोऑक्साइड, और शेष जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस। इसका जो है, इसके लक्षण क्या है, इसका पता कैसी होती है, इसका कैलोरी मान अन्यों की तुलना में कम होता है। और जो है ना ईंधन, कांच, धातु के निष्कर्ष में इसका यूज किया जाता है। जैसे ईंधन के रूप में प्रोड्यूसर गैस हम घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो है ना ये जब जलता है तो ये हाईएस्ट ऊष्मा देता है, यानी उच्च ऊष्मा का उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़े, वाटर गैस, जिसको भाप अंगार गैस भी कहते हैं, इसको भाप अंगार गैस। वाटर गैस में 45% कार्बन मोनोऑक्साइड और 49% हाइड्रोजन और 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण होते हैं जैसे इस गैस से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और अधिक ऊष्मा के कारण ये ईंधन के रूप में यूज होता है। और वाटर गैस का यूज जो है ना हाइड्रोजन बनाने में भी हो रहा है। अभी जो है ना एक हाइड्रोजन पॉलिसी भी आई है, ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट भी आया है, और हाइड्रोजन पॉलिसी आई है। हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन पॉलिसी, और हाइड्रोजन पॉलिसी के साथ हाइड्रोजन से चलने वाला ईंधन वाहन भी आ गया है। और हाइड्रोजन से जो है ना भविष्य का है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का उपयोग सामान्य रूप से होने लगा तो हमारे लिए जो है ईंधन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और जो है ना बहुत सस्ता पड़ेगा, और बहुत इससे जो है ना एमिशन, कार्बन एमिशन भी बहुत कम होता है। इसलिए जो है ना बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा रहता है ये। अब चाय के रूप में अल्कोहल बनाने में काम आती है हमारे वाटर गैस। और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसमें लगभग 97 जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है उसमें लगभग 97, क्या इसमें 97 दिया है, बल्कि 97 से भी ज़्यादा % मेथेन ही होती है। क्योंकि इसमें मेथेन होता है इसलिए ये जो है ना इसमें गंध आती है। और प्राकृतिक गैस का यूज जनरली जो है ना जो कृत्रिम उर्वरक जो खेत में होते हैं, NPK वगैरह, तो उनमें उनको बनाने में जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ना जलता है, तो इसलिए जो ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चारों पांचों समझ में आ गए, 4 है ये इसमें यार, 1 2 3 4, यानी कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस और प्राकृतिक गैस, ये तीनों। और तीनों में जो है ना मेथेन पाई जाएगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं।
अब पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित विज्ञान, यानी जीव में जैसे प्लांट्स आ गए, यानी पेड़ पौधे, पादप और जीव जंतु, वो सब जो है ना इसमें पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड ये सारा हम पढ़ते जाएंगे। हम जो है शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में। जैसे मतलब स्टडी करते हैं हीमेटोलॉजी। क्या है? हीमेटोलॉजी। यहाँ दिया गया है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, लॉजी कहते हैं अध्ययन को। लॉजी किसको कहते हैं? अध्ययन को। लॉजी कहते हैं अध्ययन को। जहां कहीं भी बाद में लॉजी लग जाए तो वो अध्ययन कहलाता है। यानी हीमेटोलॉजी, हीमेट मतलब आदमी का खून, ब्लड, ब्लड से रिलेटेड यानी रक्त से रिलेटेड जो है ना हीमेटोलॉजी। इज इट ए डेंड्रोलॉजी? डेंड्रोलॉजी कहते हैं जो झाड़ी होती हैं, वृक्ष होते हैं, उससे रिलेटेड, इसके उससे रिलेटेड अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। इस तरह वायरोलॉजी, वायरस, वायरस से रिलेटेड है तो उसको जो है ना वायरोलॉजी, यानी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरस, वायरस वो होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है वो वायरस होते हैं, है ना। इसी तरह मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी में जो है ना जीव की आकृति, उसकी संरचना, उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। और इसी तरह जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, आनुवांशिकी में जीवों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसलिए जो है ना इसको आनुवांशिक कहते हैं। और उसको वंशागति का अध्ययन भी कहते हैं, यानी हमारे जो जीन्स है उसका जब स्टडी करेंगे तो उसको आनुवांशिकी कहेंगे। एस्टाकोलॉजी, एस्टाकोलॉजी कहते हैं क्रेफिस का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिस का अध्ययन। तो ये एक बार हमारे क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि जो है हमें पूरी स्लाइड्स करनी है और जो है ना कोर्स जल्दी ख़त्म करना है। जेरिएट्रिक, जेरिएट्रिक होता है बुजुर्गों के स्वास्थ्य या रोगों का अध्ययन, यानी बुजुर्ग जो होते हैं, बूढ़ों के, उनकी बीमारियों का स्टडी करते हैं तो उसको जेरिएट्रिक कहते हैं। जूलॉजी, जू मतलब जंतु, जानवर। जूलॉजी जंतु या जीवित है या मृत, वो जिस स्थिति में भी हो तो उसको कहते हैं जूलॉजी, यानी कि जीवित जानवर या मृत जानवर। कई बार एग्जाम में ऐसा भी सवाल आया है मृत जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और उससे रिलेटेड और भी आया तो उसमें जूलॉजी ही कहते हैं उसको। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाए कि भाई मृत हमने तो पढ़ा है जंतुओं या जानवरों का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, लेकिन वहां आ गया मृत जंतुओं, मृत जंतुओं और जानवरों का अध्ययन, तो इसको भी कहते हैं जूलॉजी। मृत जंतुओं का अध्ययन। अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी में मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, या वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं लिखा होगा तो जनरली आप लिखा है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्कनोलॉजी। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बिल्कुल जो आपकी किताब में लिखा होगा वैसा नहीं लिखा होगा, वो अपने हिसाब से। और एग्ज़ाम अब जैसे EMRS की तैयारी करा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करा रहे हैं। जितना सिलेबस दिया है तो बस उतना ही पूछेगा वो, यानी कि उसके डीप नहीं जाएगा वो। एपिकोलॉजी, एपिक मतलब मधुमक्खी यानी मधुमक्खियों का अध्ययन। इसी तरह साइनोलॉजी, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। ये जो है जितने इसमें दिए गए हैं वो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे याद करने की तो हम नहीं कर पाए, कर तो सकते हैं लेकिन जो है ना
नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिसंबर के सेकंड वीक में ही हमारा इसका एग्ज़ाम है। उससे पहले पहले हमें ये ख़त्म करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें जो है ना पूरे सिलेबस का जो मेजर पोर्शन है, जिससे ज़्यादा सवाल हैं उस पर ज़्यादा वक्त देंगे, और जिससे कम सवाल आएंगे उस पर कम वक्त देंगे। तो इसमें 10 सवाल आएंगे तो इसलिए इसमें कम वक्त देंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो कोशिका जंतु की कोशिका होती है, एक जो है पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, और एक होती है जंतु कोशिका। तो यहाँ हम बात करेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका में के अंगों की, उसके ऑर्गेनिक कोशिकांग क्या है, कोशिका पादप कोशिका के अंग। उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जो है कोशिका झिल्ली होती है, प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सारे होते हैं, है ना। लेकिन आपको इसमें जो है दिया गया है सिर्फ दो के बारे में। हम दो के बारे में डीप से थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, जो हमारा पादप होता है, पादप को चारों तरफ से जो रक्षा करती है। जैसे ये पादप है, उसके जो चारों तरफ ये झिल्ली है, और इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। जो इसके साइड में होती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करती है कि उस पादप को कठोर, निश्चित आकार और कठोरता देती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक जो संरचना होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जितने ऑर्गन्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, उनकी जो है ना रक्षा करता है का पादप कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली का ये काम होता है, कोशिका झिल्ली जो है, एक होता है कोशिका झिल्ली जो जस्ट कोशिका भित्ति के नीचे होती है, जो पदार्थ को आने जाने में उसको बहुत छान कर, यानी कोई पदार्थ आएगा तो उसको छान कर अपने अंदर से आने जाने देती है। तो इससे दूसरा था प्लास्टिड। प्लास्टिड में तीन तरह की प्लास्टिड होती हैं। प्लास्टिड एक तो होता क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे ही याद करना है इसको। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इनके काम क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो है ना फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है। जब वो भोजन बनाता है तो जो जिससे जो है ना वो पौधा सरवाइव करता है। इस क्रोमोप्लास्ट का एक काम होता है, वो फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है, फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो भोजन खाना बना है उस खाने को जो है ना, उस खाने को जो है ना भंडारण करता है, उस खाने को जो है ना का भंडारण करता है। इसी तरह, ठीक है। इसमें नोट करके एक चीज दिए गए, सेंट्रोस नामक संरचना केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाले छोटे पिंड है सेंट्रोस। आया अभी तक तो नहीं आया लेकिन आ सकता है। सेंट्रोस नामक संरचना केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। पादप जगत, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में 5 होते हैं, अलग अलग प्लांट किंगडम होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ हमें पादप जगत, पादप जगत में मैक्सिमम हमारे पास इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे, क्योंकि यूमारस का पेपर एक ही बार हुआ है। तो उसमें जो है ना इससे रिलेटेड एक सवाल था कि कोई फल का नाम दिया था, और फल उस नाम से जो है ना उसकी ये पूछा गया था कि उसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो जैसे 3 बने, एक 2 भित्ति होती है, एक तो मध्य अंत्य भित्ति होती है, अंत्य भित्ति, एक होती है मध्य
फल भित्ति या मध्य भित्ति, फल के भी। एक होती है बाह्य। ठीक है, लीची, लीची का कौन सा पार्ट खाया जाता है? एरिल। आपको सिंपल सवाल आएगा। और मध्य फिल भित्ति, जैसे आम और पपीता, जब हम आम को और पपीते को छीलते तो उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको मध्य फिल भित्ति, यानी कि वहाँ वो आम का कौन सा भाग खाया जाता है, पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फिल भित्ति। सेब या नाशपाती, उसको जो है ना, जब पुष्पासन यानी फूल जब निकलता है तो उसका जो फूल वाला पार्ट होता है वो खाते हैं। से इसी तरह गेहूं, गेहूं में जो है ना भूर्ण, भूर्ण और भूर्ण पोष, ये दोनों खाते हैं। इसी तरह नारियल, नारियल का जो है ना भूर्ण पोष खाते हैं, नारियल में। और फिर गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये चारों जो है, गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, इसके जो है ना जड़, इसका जो जड़ पार्ट होता है वो ही खाने योग्य होता है, इटेबल पार्ट होता है। काजू, काजू का बीज पत्र खाते हैं। और केले का क्या खाते हैं? मध्य और अंत्य भित्ति, दोनों खाते हैं केले में। ये याद रखने वाली चीज है, केले का मध्य और अंत्य भित्ति खाते हैं, केले का मध्य और अंत्य भित्ति खाते हैं, और काजू का बीज पत्र खाते हैं। लेकिन आम और पपीते का मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जो है ना मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हम जो है ना पाचन तंत्र, पाचन तंत्र हमारे जो पाचन रस को स्रावित करने वाले अंग हैं, और वो अंग कहाँ होते हैं, उनका वो किस जगह काम करते हैं ये, और उनसे कौन सा एंजाइम निकलता है ये, और जो है ना उनका काम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मुख में और गुहा में स्थित होती है। उस लार ग्रंथि और जो मुख और गुहा में स्थित होती है उससे जो है ना एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन। क्या निकलते हैं? टाइलिन या एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज। ठीक। और उसका काम क्या होता है? ये जो है ना पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड यानी जो बड़े सेकेराइड होते हैं बहुत, उनको छोटे सेकेराइड में चेंज करता है। यानी कि जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। यानी कि जो बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड को बहुत सिंपल नॉर्मल में ले आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये मुंह में निकलती, मुंह में भी होती है, जब जो राल के रूप में होती है। आप देखेंगे जो ये, क्योंकि पाचन क्रिया हमारे मुंह से शुरू होती है, फिर वो जो है ना आखिर बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत तक होती हुई आखिर तक होती है। लेकिन जो पाचन क्रिया हमारी जो शुरू हो जाती है वो जो है ना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। आमाशय, आमाशय यानी जठरस, जठरस जो है कहाँ से निकलता है? हमारे आमाशय से, आमाशय से निकलता है। और आमाशय में होता है तो आमाशय से कौन सा रस? पेप्सिन और रेनिन, इससे दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। और इनका जो काम होता है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन और कैसीन, प्रोटीन को पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। इसी तरह कैसीन, कैसीन को जो है ना पैरा कैसीनेट में तोड़ देता है। ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जो है ना हमारी ग्रहणी में स्थित होता है। और ग्रहणी में इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, स्टीएप्सिन। ये जो कई बार ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में आ चुका है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों कई बार एग्जाम में आया है और उम्मीद है इसमें भी आएगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है। तो पैनक्रियाज भी आ सकता है लिखा हुआ, अग्नाशय भी आएगा। प्रोटीन को, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में यानी एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और पायसीकर्त जो वसा होती है उसको वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। मंड, मल्ड को माल्टोज शर्करा में, यानी मंड को माल्टोज शर्करा में तोड़ने का काम अग्नाशय में जो काइमोट्रिप्सिन होता है वो ये करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह अंतीय ग्रंथियां और यकृत, यकृत जो लीवर,
आंतीय ग्रंथियां, इंटेस्टाइन ज्यूस, जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में स्थित होता है, और इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो एंटीरोकाइनेज, रेप्सिन समूह, माल्टेज, सुक्रोज, ये सब किससे निकलती है? आंतरिक ग्रंथियों से। और इनका अलग अलग काम होता है, जैसे ट्रिप्सोनोजन, इसका सक्रिय ट्रिप्सिन होता है, पोलिस पेप्टाइडो यानी पॉलीपेप्टाइडो को अमीनो एसिड में तोड़ता है, माल्टेज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज। अब जो ऐसा जो न प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सुक्रोज कौन सा होता है? फ्रक्टोज। ठीक है, वसा, वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव शरीर के श्वसन अंग और उनके काम, ये दिया गया है आपको पूरी लिस्ट। अंग, उसकी संरचना क्या है, उसका काम क्या है। अंग जैसे नासा द्वार यानी नाक का द्वार, यानी नाक के द्वार से क्या करता है, नाक से हम नोज से अपनी क्या है सांस लेते हैं। जो हमारे जो अनचाहे जो हमारे आसपास जो वायु में कण होते हैं, उन कणों को हमारे अंदर आने से रोकता है, उनको छान के जो है ना हमारे अंदर आता है। उस नास द्वार का काम होता है, नासा गुहा, इसको नजल कैविटी भी कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली और पक्ष्माभिकाओं से ढकी हुई होती है। ठीक है, इसका काम होता है धूल, जीवाणु रोकना और ग्रसनली के भीतर जाने वाली वायु को गर्म और आर्द्र करना। ठीक है, तीसरा होता है ग्रसनली। ग्रसनली दिया गया है, ग्रसनी पेशीय नली होती है, सॉरी, पेशीय नली। इसका काम होता है श्वसन एवं पाचन दोनों तंत्रों का मार्ग बनाती है ग्रसनी। एक होता है कंठ सवर, कंठ सवर बॉक्स, इसका काम ये होता है ग्रसनली को श्वास नली के साथ जोड़ता है। ठीक है, स्वर उत्पन्न करने में मदद करता है। और ये इसका बना कैसा होता है, एक छोटा सा उपास्थि अंग जिसके साथ वॉक रज्जु लगे होते हैं। इसमें पक्षाभिकाय में एपिथेलियम का अस्तर लगा होता है। तो इसको जो है ये इसकी संरचना होती है। श्वास नली, जिसको वायु नली कहते हैं। श्वास नली, श्वास नली का काम होता है श्वसनियों तक वायु का मार्ग। इनके पूरा जो आप सांस लेंगे, सांस लेने के साथ जो है ना आपकी कई सारी जो है गैसेस जो है आपके अंदर जाएंगी, और जो उनको छान के सबसे पहले नास द्वार से, फिर नास गुहा, ग्रसनी, और फिर जो है ना श्वास नली। तो ये काम जो है आखिर तक होगा। इसमें सी आकार के उपास्थि वलय बने होते हैं जो इसे कठोर बना देते हैं ताकि ये चिपके न। श्वास नली दो श्वास नलियों में विभाजित हो जाती है जो फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में हमारी, फेफड़ों से फिर जो है ना जो वायु होती है वो जो है ना शुद्ध वायु के रूप में पूरी बॉडी को जाती है। पूरी बॉडी में कैसे जाती है हमारे श्वास नली? ऑक्सीजन कैसे जाती है? जो हमारा रक्त होता है, रक्त के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जो है वायु जाती है और जिसके जरिए से हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट, श्वसनी। ये थोड़ा सा, हाँ, श्वसनी। श्वसनी का कार्य होता है फेफड़ों में श्वसनिकाओं के रूप में प्रवेश। इसका आकार कैसा होता है? प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ होता है लचीला, पक्ष्माभिकाय और श्लेष्मा झिल्ली से ढकी हुई। ठीक है, श्वसनिकाय, श्वसनिकाय का अंतिम शाखा जो कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, और इसका काम ये होता है श्वसनिकाओं का वायु को यानी एयर को जो है ना कूपिकाओं तक ले जाती है। कूपिकाएं क्या होती हैं? वायु कोश जिनको कहते हैं, एल्वियोल्स, पतली नम और रुधिर कोशिकाओं से युक्त होती हैं ये, और ये गैसों का आदान प्रदान करती है। यानी गैस एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम क्या करती हैं? वायु कोश, कूपिकाएं। ठीक है, आगे बढ़। मानव के उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य। इनके मानव में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं?
मानव का अंग कौन सा है और उसका काम कार्य क्या है? हम्म, अंग वृक्क, किडनी की बात करते हैं। किडनी क्या काम करता है? किडनी जो है हमारे जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम करता है, अलग कर देता है। क्योंकि हम जब कुछ चीज़ खाते हैं पीते हैं तो उसमें जो है ना जहरीली चीज़ें भी, विषैले पदार्थ भी हमारे अंदर आ जाते हैं, और उनको अलग कौन करता है? किडनी। जिसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो है ना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, उन पदार्थों को जो दूर कौन करता है? किडनी, वृक्क जिसके। ठीक है, त्वचा। त्वचा क्या करती है? ये सबसे बाहरी सतह होती है हमारी। त्वचा क्या होती है? हमारी सबसे बाहरी सतह होती है। इसको जो है ना श्वेत ग्रंथियों द्वारा रुधिर से जल, यूरिया, अन्य लवण को बाहर निकालती है। जैसे पसीने के रूप में पसीना होता है, यूरिया, सब जो है ना हमारे जितनी भी जो हमारे हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो सब जो है ना इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फुफ्फुस या फेफड़े, जिनको लंग्स कहते हैं। लंग्स लंग्स क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। फुफ्फुस या फेफड़े, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जल वाष्प के रूप में बाहर करना। यकृत, अमोनिया को यूरिया में बदलना। यकृत हमारा जो लीवर होता है, लीवर का काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में चेंज करना। और आंत, इंटेस्टाइन, ये भी दो तरह की होती है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो हम यहाँ इतनी ही बात करेंगे जितनी हमें एग्जाम में काम देगी। इनकी छोटी आंत, बड़ी आंत, हाँ बस इतना ही बात करेंगे जितना हमारा एग्जाम में काम देगी। आंत यानी यहाँ एपिथीलियमी कोशिका है, यानी कुछ लवणों का उत्सर्जन करती है। लवण मल के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। इनके जो पहले छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है। और छोटी आंत में मैक्सिमम जो पाचन क्रिया होती है वो छोटी आंत तक हो जाती है। जो बची हुई पाचन प्रक्रिया है वो बड़ी आंत में होती है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो ना विटामिन हम जो, और वो विटामिन की हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, और विटामिन जो है ना हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और उनको लेने के लिए जो है ना हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो वो जो है ना हमारे अंदर विटामिन आते हैं। और उसी के लिए क्या विटामिन, और विटामिन किस में पाया जाता है, और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉल, यानी इसमें जो है ना इसमें इसकी कमी से अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग होता है। बहुत हर एग्जाम में ये सवाल आता है कि जो है ना रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें जो है ना विकास बाधित होता है, विकास नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता। और विटामिन ए के लिए हमें सभी सब्जियां, पीले फल, टमाटर, घी, मक्खन, दूध, अंडों की जर्दी, मछली का तेल, ये सब जो है ना हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन ए जो है ना इन की पूर्ति हमारे शरीर में होती जाएगी। इसी तरह विटामिन बी1 और विटामिन बी2, विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। थायमीन जो मिलता है वो खमीर, गेहूं, चावल आदि अनाजों की ऊपरी परत में मिलता है। तिल, मूंगफली, बिना धूल, दालें या सूखी मिर्चें, इन सब में विटामिन बी1 होता है। और इसकी कमी से जो है ना विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। जो एग्जाम में जो अक्सर पूछा जाता है सवाल, वो बेरी बेरी, और इसको कई तरह से पूछ लेता है कि बेरी बेरी किस रोग किसके कारण होता है? थायमीन के कारण होता है। उसमें राइबोफ्लाविन, थायमीन, रेटिनॉल ये दे देगा। तो जो ना आपको ऑप्शन में थायमीन लगाना है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होगा। इससे भी जो है ना आपका विकास जो है ना
रुक जाएगा और भूख कम लगेगी, यानी वजन कम होगा, कमजोर धड़कन, तंत्रिका दोष, जल्दी थक जाना, ये सब जो है ना विटामिन B1 की कमी से होगा। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है आंखों का लाल हो जाना। कि क्या होता है? आंखों का लाल हो जाना, आंखें लाल रहती हैं, दृष्टि जो ना मतलब आंखों के सामने धुंधलाहट आ जाती है, धुंधला आदमी धुंधला दिखता है। जब धुंधला दिखता है तो जो है ना उस रोशनी बर्दाश्त नहीं, जब धुंधला दिखेगा जैसे ही उसके सामने लाइट खुलेगी, रोशनी आएगी तो वो परेशान हो जाएगा, है तो। और जो है ना जबान के ऊपर भी आपके जो लालपन आ जाएगा, नहीं लाल हो जाएगी आपकी जबान, इसी तरह से। और ये जो है ना विटामिन B2 राइबोफ्लेविन दूध और दूध से बनी हरी सब्जियां हैं, खमीर है, अंडे हैं, मांस है, इनसे खाने से जो है ना हमारी विटामिन B2 की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह विटामिन B3 की कमी से जो है ना हमारे जो शरीर है उसको चिकनी और लाल जबान, ठीक है, पाचन में दोष होगा, मानसिक विकार, वर्णकित परपटकित त्वचा, पेलाग्रा, ये कई बार आ चुका सवाल है। पेलाग्रा, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? इसमें क्या है? पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा निकोटिनिक अम्ल यानी विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसी तरह विटामिन B6 है। विटामिन B6 क्या होता है? रक्त छीनता, रक्त छीनता। इसको जहाँ से मिटा देते हैं, हाँ ये चलिए। चर्म रोग, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? कीलोसिस, कीलोसिस रक्त छीनता, यानी कि खून खून जो है ना हमारा पतला हो जाता है। किसकी वजह से? विटामिन B6 की वजह से पतला खून हो जाता है, बच्चों में आक्षेप आ जाता है, ठीक है। ये विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन, और एग्जाम में ये भी आता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोब्लामिन, यानी कि आपको निकोटिनिक अम्ल का जो रासायनिक नाम, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, वो भी याद करना है, प्लस इससे जो होने वाला रोग है वो याद करना है। अक्सर ज़्यादातर एग्जाम्स में यही आता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, उससे कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है बहुत कम आते हैं, आ भी जाएँ तो अलग चीज़ है, लेकिन जो है ना ये मैक्सिमम ये ज़रूर याद रखना है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्णाशी अरक्तता। और विटामिन B12 यानी साइनोकोब्लामिन जो है ना दूध, मांस और कलेजी, इन सब चीज़ों में मिलता है। विटामिन B5, विटामिन B5 से चर्म रोग, वृद्धि कम, बालों का सफ़ेद होना, विटामिन B6 से। इसी तरह विटामिन सी को कहते हैं एस्कोर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी जितने भी ज़्यादातर खट्टे पदार्थ है, उन खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे हमारे आंवला है, नींबू है, संतरा है, पत्तेदार सब्जियां, या अंकुरित अनाज जैसे मान लीजिए उसको पानी में भिगो के रख देंगे तो वो जो है ना उसमें कौपें निकल आएंगी, तो उसको अंकुरित अनाज होता है, तो उसमें भी जो है विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है ना सकरवी रोग होता है। सकरवी रोग उसको कहते हैं जब कोई चोट लग जाए, घाव हो जाता है किसी भी आदमी के, इंसान के, तो जो है ना उस घाव को ठीक होने में टाइम लगता है, यानी कि वो घाव जो है ना देर से भरता है। ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अब जैसे मसूड़ों में खून बहना, मसूड़ों जैसे ब्रुश करते हैं, ब्रुश करने पर जो है ना खून बहने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा सा भी तेजी से करेंगे तो जो है ना खून बहने लग जाएगा, तो वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और रक्त, और इसमें जो है ना, और वो सब इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी जो है ना हमारे रक्त का जो स्पीड होती है उसको जो है ना तेज कर मेंटेन रखता है। जब विटामिन सी की कमी होगी तो जो है ना रक्त की स्पीड बढ़ जाएगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो जो है ना वो खून जो है ना जैसे ही आप टच करेंगे, जैसे ब्रश कर वगैरह करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि खून में, मुंह में, दांत से खून निकलने लग जाता है,
तो उसमें मसूड़ों से खून बहने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है दांतों में। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है दांतों में। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक। और ये जो है ना, दूध, कलेजी, अंडे, मछली। और विटामिन ई, विटामिन ई के कारण जो महिलाओं में जनन क्षमता होती है कि वो कम होने, या किसी भी फीमेल में जनन क्षमता कम होने लगती है विटामिन ई की कमी से। इसके लिए जो है ना, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, गेहूं के अंकुर तेल, ये सब खाते हैं। विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्तस्राव की प्रवृत्ति, यानी कि रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिसके कारण जो है वो हमारे शरीर से खून के बहने की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए रक्त का थक्का जो है बनना यानी विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम रोग, और रोग किस कारक से होता है और उसकी विधि क्या है, मतलब वो किस विधि से जो है ना मनुष्य के शरीर में अंदर एंटर करता है। टीबी यानी तपेदिक रोग, जिसको यक्ष्मा भी कहते हैं। तपेदिक रोग, तपेदिक रोग जो है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो वायु एयर के माध्यम से जो है ना शरीर में प्रवेश करता है। डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया जो है ना कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो है ना गंदे बर्तन, गंदे हाथों से जो है ना जब खाना खाते हैं या गंदे बर्तनों में कुछ लेते हैं तो उसके जरिए डिप्थीरिया होता है। टाइफाइड, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और जो है ना ये होता है खाने की वस्तु। ठीक है, हेजा, हेजा विब्रियो कोलोरी, हेजा का जो कारक होता है वो विब्रियो कोलोरी होता है, खाने की वस्तु के द्वारा, जो खाने की चीजें होती हैं उनके द्वारा। कोड, लेप्रोसी, कोड माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने पर जो कोड़ का मर्ज हो जाता है, और कोड़ के मर्ज की बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन अभी इसकी दवाई आ चुकी है। टेटनस, टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है, और इसकी संक्रमण विधि होती है जैसे मान लीजिए मिट्टी है, जंग लगी लोहे की वस्तु से चोट व रगड़, घोड़े व गाय आदि की गोबर के थ्रू जो है ना ये टेटनस होता है। जैसे कहीं किसी आदमी के ऊपर जो है ना लोहे से कोई कट जाए, कोई घाव हो जाए, तो उस घाव में के थ्रू भी जो है ना टेटनस हो जाता है। जैसे प्लेग, प्लेग की बात करते हैं। प्लेग जो है ना पेस्टुरोला पेस्टिस, प्लेग किसके साथ होता है? पेस्टुरेला पेस्टिस, पेस्टिस। इसकी विधि क्या होती है? चूहे, गिलहरी, अन्य कृंतकों पर परजीवी पिस्सू द्वारा मनुष्य को काटने पर होता है। ठीक है, टीबी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हेजा, कोड, टेटनस और प्लेग के बारे में हमने सीखा। अब नेक्स्ट हम आगे सीखते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, एंटर करता है। थैलेसीमिया, इसमें होता है रक्त विकार, यानी ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में, इसमें प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होता है, तो इसको थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वर्णांधता, कितने हो गए? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? वर्णांधता, वर्णांधता में जो है ना हम कलर पहचान नहीं करते, और जो मेन कलर तो लाल और हरा रंग, लाल और हरे रंग में पहचानने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, रेड और ग्रीन में। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया यानी जब चोट लगती है, जो खून का जमना होता है वो नहीं जम पाता खून, इसलिए जिस किसी को अगर हीमोफीलिया होगा और वो चोट लग गई तो उसका खून परमानेंट बहता रहेगा, तो इसलिए हीमोफीलिया का ये कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम जो होता है स्त्रियों में जो है ना शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होती है, जैसे बांझपन। और जो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है?
एक अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है, ठीक है। और विल्सन रोग, यह रोग में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचयन से होता है। गुर्दा, आँख, दिमाग आदि अंगों के इस रोग से प्रभावित होते हैं, ठीक है। वर्णांतता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और विल्सन रोग। और ये होता क्या है, इससे पहले हमने ये एक थैलेसीमिया, ये अनुवांशिक रोग है। उनका इफेक्ट क्या है, सिंपल, इसी पर ही बेस्ड आपको एग्जाम में सवाल आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, संक्रामक रोग और उनके रोग जनक। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कवक के द्वारा, रिंग वर्म, रिंग वर्म होते हैं खुजली वाले, जैसे बनते हैं ना, ऐसे खुजली खुजली लगती है, तो वो किसके द्वारा, वो कैसे होता है, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। बालों का झड़ना, टीनिया कैपेरिस, बालों का झड़ने का के कारण क्या है, टीनिया कैपेरिस। इसी तरह रिंग वर्म, ट्राइकोफाइटन। आगे नेक्स्ट, हेलीमंथस द्वारा यानी एस्कारियासिस, एकेरिस लुम्ब्रिकोड्स, फाइलेरियासिस, वाउचेरिया ब्रैंकोफाइटी, हुकवर्म, एंसाइक्लोस्टोमा नेक्टर, पिनवर्म, एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस। इनको आप 2-3-4 बार करेंगे तो आपको याद होंगे। और फिर क्योंकि ये बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बड़ी टफ होती है, उसको करना बड़ा मुश्किल होता है याद, लेकिन जब हम उसको 4-5 बार दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, तो जो है ना वो हमारे आसानी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम तक हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे तो जो है ना एक लेक्चर, फिर कितने सारे लेक्चर, एक फिजिक्स के लिए चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग लेक्चर चाहिए, और हम सिर्फ एक लेक्चर में इस पूरे सामान्य विज्ञान को ख़त्म कर रहे हैं। मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, और जैसे उसका रोग और वो किस वजह से, कौन से परजीवी से होता है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे एम्बियोसिस, ये दस्त भी लगते हैं, जो बड़ी आंत में होता है, इससे बड़ी आंत जो है ना प्रभावित होती है। और इससे एंटाइम अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ना परजीवी किसे होता है, अतिसार यानी पेचिस कहते हैं जिसको, पेचिस जो है ना जियार्डिया लैम्बिलिया, आंत का अगला भाग, आंत का अगला भाग जो है ना इससे प्रभावित होता है। और दस्त होता है, दस्त किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास होमोनिस यानी बड़ी आंत, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, बड़ी आंत। पायरिया, एंट अमीबा जिंजी वेलिस, एंट अमीबा जिंजी वेलिस के कारण पायरिया होता है। और पायरिया फिर उसके बाद दांतों के जड़े और मसूड़ा, ये जो है ना इससे हम प्रभावित हो। निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा रोग, निद्रा रोग किसके कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित है, रुधिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो इससे प्रभावित होता है। मलेरिया, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। हमारे जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, वो जो है कण जो है, लाल रक्त कण जो है ना वो इससे प्रभावित होता है। कई बार ये सवाल आ चुका है और आता है। कालाजार, कालाजार जो लीशमेनिया डोनोवानी, लीशमेनिया डोनोवानी के कारण जो है कालाजार होता है। कालाजार से रुधिर, प्लीहा, तिल्ली कहते हैं जिसको, वो जो है हमारा जो खून होता है, रुधिर होता है, रुधिर और प्लीहा जो है इससे प्रभावित होता है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा। आगे विषाणु, वायरस की बात करते हैं। विषाणु, विषाणु, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। और विषाणुओं से होने वाले रोग और उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह लिस्ट दी गई है। अगर इस लिस्ट को भी याद कर लेंगे तो क्या है, इससे जो एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो हम उससे गैस करके और जो है ना फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। और हम फाइनल लिस्ट में नाम लाने के लिए एक एक सवाल का करना बहुत ज़रूरी है। और एक एक सवाल करने के लिए एक एक
पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट करना है, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट भी करना है, कंप्लीट सिलेबस भी करना है। जैसे पोलियो, पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस, पोलियो वायरस से इससे पूरा तंत्रिका तंत्र जो है ना इससे प्रभावित होता है। छोटी माता जिसको स्मॉल पॉक्स, छोटी माता पोक्स वायरस से होता है। इससे जो है ना छोटी माता या बड़ी माता दोनों में जो है ना आपकी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो जो है ना इससे इफेक्ट होती है, ठीक है। और बड़ी माता वेरिसेला से होती है, छोटी माता पोक्स वायरस से होती है, ठीक है ना। ये याद रखने की चीज़ है कि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए। छोटी माता किस विषाणु के कारण होती है? पोक्स वायरस के। और फिर उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। बड़ी माता किस विषाणु के कारण होती है? वेरिसेला, और त्वचा उससे प्रभावित होती है। मस्तिष्क ज्वर, इंसेफेलाइटिस वायरस, इससे जो हमारे जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो किसके कारण होता है? इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण। इससे पूरा तंत्रिका तंत्र जो है ना हमारा प्रभावित होता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो हमारे सांस की जो श्वसन तंत्र होता है उसको जो है ना प्रभावित करता है। जो साधारण जुकाम होता है, जो सामान्य तौर पर जुकाम जिसको नज़ला भी कहते हैं, नज़ला जुकाम जो होता है वो जो है ना रीनो वायरस के कारण होता है। उससे हमारे जो सांस लेने वाला सिस्टम यानी श्वसन तंत्र वो प्रभावित होता है। खसरा, इसको मिजल्स कहते हैं। खसरा जो है ना पेलिनोमा मार्बिलोरम से होता है, और इससे संपूर्ण शरीर विशेष कर चेहरा, हाथ, पांव जो है ना खसरा से प्रभावित होते हैं। खसरा से जब होता है ना किसी आदमी को, तो जो है ना उसको जो है ना उसका इलाज के लिए अलग कमरे में रख देते हैं, उसको धूप नहीं लगनी, उसे किसी से मिलने नहीं जाता, क्योंकि वो जो है ना फैलता है। पीत जवर, जिनको येलो फीवर कहते हैं, इसके लिए ये रूबेला येलो फीवर वायरस होता है, जिससे पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हिपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। जिगर, इससे यानी लीवर हमारा जो इफेक्ट होता है। गालसुआ गम्स वायरस के कारण होता है। लार ग्रंथियां जो है ना हमारी इससे प्रभावित होती है। रेबीज वायरस से होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। पीलिया जो है हेपेटाइटिस वायरस, और जिगर यकृत इससे प्रभावित होता है। और डेंगू जो है ना फ्लेवी वायरस और तंत्रिका से होता है, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना इनको जो है ना याद करेंगे, जो वायरस विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा जैसे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो साइंस सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो भी सवाल है। जैसे त्वरण की इकाई पूछा है, त्वरण जी, यानी कि जी को ग्रेविटी, इसका जो इकाई पूछा है, यूनिट क्या है, त्वरण की यूनिट क्या है? त्वरण की यूनिट इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कभी कभी जो है ना एग्जाम में आपके विमा भी पूछ लेगा। एम की जो विमा होती है वो एम होती है, और जो है ना एल होती है इसकी विमा, सॉरी, और जो है ना एस की विमा टी। कभी कभी पूछेगा त्वरण की विमा क्या है, त्वरण की विमा क्या है? त्वरण की विमा ऐसे निकालेंगे, यानी कि जी इक्वल टू एम की विमा एल, और टी की विमा टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख देते हैं, एल ऊपर जाएगा, एल यहीं रहेगा, टी ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एल टी माइनस टी टू। ये इसकी त्वरण की विमा है, त्वरण की विमा। ठीक है। दूसरा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सिंपल इसको याद रखना है, इसको डीप में जाएंगे कि जो है किसी आवेश को जो है ना अनंत से एक क्षेत्र में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसी तरह बस हम सिंपल याद रखेंगे विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट होता है।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और दूरी, प्रकाश वर्ष को दूरी में तब नापते हैं जब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी होती है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच, जैसे चंद्रमा, और जो ना जितने ब्रह्मांड में जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, तारों के बीच की दूरी, ये सब जो है ना प्रकाश वर्ष में नापते हैं, क्योंकि इनको जो है ना मीटर, किलोमीटर और जो है ना इन सब में नापना संभव नहीं है, तो इसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश जैसे मान लीजिए सूरज की किरण जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 8 मिनट। 8 मिनट लेती है, ठीक है। इसी तरह ये आ गया आपका 1/2। अब इसको जो है, हाँ, ये 1/2 mv² का आयामी सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा? 1/2। जब हम विमीय सूत्र निकालते हैं तो जो हमारे पास नंबर होता है, नंबर्स को हम हटा देते हैं, और नंबर्स के हटाने के mv² हैं, हम इसको यहीं कर लेते हैं, जैसे 1/2 mv²। m की विमा हो जाएगी तुम्हारे पास l, मीटर, m की हो जाएगी m, क्या हो जाएगी? m। और v क्या है? वेलोसिटी। v वेलोसिटी, वेग। वेग यानी चाल बटे समय, चाल दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय, l t-2, ठीक है। हाँ, LT-1। इसको थोड़ा सा हम इसको जो है ना थोड़ा सा और सिखा देते हैं। एक, इसको अलग कलर में लेते हैं। 1/2 mv² इज इक्वल टू, m का जो विमा होगी m होगी, v की विमा LT-1 होगी, और इसका स्क्वायर, और जब नंबर को हटा देते हैं हम, ml² t-2, ये हो जाएगी इसकी विमा। और विमा को ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं हमेशा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा, वायुमंडलीय, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु में नमी जो निर्धारित होती है वो हाइग्रोमीटर से। वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम हाइग्रोमीटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुएं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण सोनार। सोनार पीछे हमने पढ़ा अभी, साउंड रेंजिंग नेविगेशन, जो कश्ती, जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनमें इस्तेमाल होता है, जो नीचे जो है कोई वस्तु पड़ी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सोनार। कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है, तो पिंड की औसत चाल, पिंड की औसत चाल, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनता है, तो आप कोशिश करिए इसको ऐसे ही याद कर लें, क्योंकि KVS में आया है 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, और ये तो ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करें इसको। कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद, जैसे कोई खुली जीप है और वो एक रेखीय पथ पर गति कर रही है, ऐसे समान वेग से गतिमान है। आगे सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है, तो कुछ समय पश्चात वह गेंद वापस उसी के पास आएगी जैसे ही वो ऊपर उछालेगा। क्यों आएगी? क्योंकि जो है वो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उसके साथ ही जो है चल रहा है,
गुरुत्वीय त्वरण जैसे एक कार चल रही होती है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ, गुरुत्वीय बल कार्य करता है तो वो उसी के साथ चलता है। तो जैसे यहाँ से कोई चीज वस्तु उछालेगा ऊपर की तरफ, वो इसी यहीं आएगी, चाहे कार यहाँ चली जाए यहाँ चली जाए। ठीक है ना। ये आगे, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, वो जनरेटर होता है। इसको जनरेटर, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनरेटर होता है। तो 1 ग्राम के भार में, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 ग्राम के भार में कितने डायन होते हैं? 981 डायन। कितने होते हैं? 981 डायन। यदि पृथ्वी और सूर्य में दोगुनी दूरी होती जितनी अब है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा जितना अब है, उससे कितना हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो अभी फॉर्मूला नहीं, अभी आपको बस इतना है ना, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सूर्य, यदि पृथ्वी और सूर्य दो, इनके बीच की डिस्टेंस 2 गुनी हो जाए, तो जो है ना, उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जैसे जब हम कार में बैठते हैं, कार में जो साइड लाइट होती है वो जो है उत्तल दर्पण होता है, उसमें आभासी और सीधा दिखता है, छोटा दिखता है उत्तल दर्पण। तो उससे प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। जैसे डीएसएसबी में एग्जाम क्वेश्चन आया, किरण का परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण है नी, तो उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं उसको? परावर्तन कोण। ठीक है। नेक्स्ट, कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का। अगर मान लीजिए यही सवाल आ जाए, जैसे ये आया है डीएसएसबी पीआरटी में, कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगर वो वहां पूछ ले कारों की साइड लाइट में किस दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण का। दोनों डिफरेंट से बिल्कुल अलग अलग सवाल है। जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है? पानी के हिमांक को कम, यानी वो जमे नहीं, उसके लिए जो है ना, वो घुले कम, तो उसके लिए नमक यूज होता है। और संघनन प्रक्रिया, जल वाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तित होना। संघनन क्या होता है? जल वाष्प का, जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प यानी जल का द्रव के रूप में, जल जो है जब द्रव के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं संघनन प्रक्रिया। जल का द्रव के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़े। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, लेकिन अब तो एलईडी बल्ब यूज होने लगे हैं। अब तो कौन बिजली के बल्ब पर जो टंगस्टन वाला यूज होता है तो यूज होना भी बहुत कम हो गया, लगभग बंद सा हो गया। अति चालकता भौतिक गुण है जिसको किस से संबंधित किया जाता है? अति चालकता, अति चालकता क्या होती है? यानी विद्युत प्रतिरोध की हानि। जितनी ज्यादा चालकता होगी, अति चालकता मतलब ये होता है कि जो ना प्रतिरोध जितनी अति चालकता ज्यादा होगी तो उसकी विद्युत प्रतिरोध में उतनी ही कमी होती चली जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रसारणों में ऑडियो सिग्नलों के संक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है? आवर्ती नियंत्रण। ठीक है। जीपीएस में वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? रेंजिंग।
जीपीएस में, जैसे जीपीएस में यूज होता है, जीपीएस किसका सैटेलाइट है? यूएसए का। अलग अलग कंट्री के अलग अलग सैटेलाइट है, तो जीपीएस किसका है? जैसे जीपीएस जो है यूएसए का है, ठीक है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का मान पीएच होते हैं। पीएच वैल्यू जो है जब 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा। इनके 0 या 14 तक, ठीक है। एसिड बेसिक, एसिड बेसिक। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7, या आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसका भी जो है ना वैल्यू 7। लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर यह किस रंग में बदल जाता है? लिटमस पेपर को अगर साबुन के पानी में डालेंगे तो नीला रंग हो जाता है। इसी तरह Na सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है क्षार, जिसमें सोडियम Na होता है, OH माइनस होता है। क्षार की पहचान होती है जैसे क्षार में जो है ना OH माइनस होगा, ये क्षार है। तो ये क्षार है। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसको इधर ही करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक यही कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। जब इसको हटाएंगे 281, इसके तो सिंपल यही पूछा है हमारे पास। यह अम्ल कांच को घुला सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आमतौर पर, अगला क्वेश्चन, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है। हमने मिश्र धातु है जो पीछे जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था। तो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है कांसे में। इसी तरह और भी आ सकता है। उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली जो द्रव के रूप में होती है, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे अगला, यह सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु सोना। कौन सी धातु है? सोना। यह धातु कमरे पर कमरे के सामान्य ताप पर जो धातु द्रव अवस्था में होती है उसको कहते हैं, अभी पढ़े थे, मरकरी। कौन सी? मरकरी, यानी Hg, ये वाले मरकरी। बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, मीथेन। संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? ब्यूटेन। यह हाइड्रोजन एलपीजी, हाइड्रोजन जो एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें जो है ना प्रोपेन और ब्यूटेन। कुकिंग गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। और कुकिंग गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन ब्यूटेन ज़्यादा होता है और एलपीजी गैस में प्रोपेन ज़्यादा होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, मिश्रण दोनों का सेम होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। ये कई बार सवाल आ चुका है और आगे भी आने की उम्मीद है। जीव विज्ञान। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं। पायरोवेट का विखंडन ऑक्सीजन का प्रयोग करके करते हैं,
पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का जब यूज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सेल्स का पावर हाउस, यानी यानी कोशिका के जो ऊर्जा का भवन, ऊर्जा भवन कहते हैं उसको, कोशिका का ऊर्जा भवन, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बढ़े, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली, इसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम, यानी जो ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लाइसोसोम्स उन्हें जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उन्हें खत्म कर देता है, जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। मैंने अभी बताया था कि जो सबसे बाहरी परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है, जो उससे जस्ट अंदर वाली परत होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और कोशिका जो लाइसोसोम्स है इसी को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है जितने भी जो नुकसान देने वाले शरीर को पदार्थ हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको जो है ना अपने अंदर ये एब्जॉर्ब करता है और ख़त्म कर देता है, इसलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, लाइसोसोम्स को। और ये कई बार आ चुका सवाल है और ये आने की आगे भी उम्मीद है। ठीक है, कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, वो राइबोसोम है। समुद्री एनीमोन्स उदाहरण है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड जो है क्या होता है, विटामिन सी। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा होता है, CDE। खून का थक्का जमने के लिए होता है E। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का किसके कारण जमता है, विटामिन के के कारण, विटामिन के। दो तरह के विटामिन होते हैं ना, एक तो जल में घुले, एक वसा में। जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं बी और सी, जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी, और बाकी विटामिन जो है वसा में घुलते हैं। यह विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। कौन सा विटामिन, ई। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाता है वो क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाता है। कर्कट, अगला क्वेश्चन है, इसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। कर्कट रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज। नीम का पौधा इस रोग के लिए बहुत उपयोगी है, कुष्ठ रोग के लिए नीम का पौधा बहुत उपयोगी है, लेकिन अभी कुष्ठ रोग में नीम का पौधा बहुत कम यूज करते हैं। अब जो ना उसकी दवाई आ गई है, तो इस कारण इसको जो है ना नीम के पौधे को बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में जब सवाल आ रहा है तो हम इसको करेंगे, हमें इसको याद रखना है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। यह रोग विटामिन डी की अत्यधिक कमी के, विटामिन डी की कमी के कारण होता है सूखा रोग, रिकेट्स रोग भी कहते हैं, रिकेट्स डिजीज। सिनकोना की छाल से जो प्राप्त औषधि का प्रयोग इस रोग के उपचार में किया जाता है। मलेरिया, मलेरिया जो बुखार होता है, फीवर होता है, उसमें जो ना सिनकोना की छाल का यूज किया जाता है। फाइलेरिया इसके कारण होता है, फाइलेरिया इसके कारण होता है मच्छर के। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने चेचक के विरुद्ध मनुष्य के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया, एडवर्ड जेनर। यानी चेचक की जो बीमारी थी उसके टीके का खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, पीलिया, पीलिया इस अवयव के रोग के लक्षण है, यानी कि पीलिया के कारण किस बॉडी का कौन सा पार्ट जो है नुकसान में होता है, कौन से पार्ट्स को हानि पहुंचती है, यकृत। अगला नेक्स्ट लगता है इसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप वर्ग का उभयचर, ब्रायोफाइटा। पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है किसको, ब्रायोफाइटा को।
इसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर, जूट, जूट, जूट को किस रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर। जूट हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में होता है बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, फिर इंडिया। और हमारे यहाँ इंडिया में जो होता है जूट जो है ना, वेस्ट बंगाल, बिहार, जो हमारे पूर्वोत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं उनमें जो है ना जूट ज़्यादातर होता है। जूट का इस्तेमाल जो है ना हम वो जो हम अनाज की बोरी उसे बनाने में या कपड़ा बनाने, उसे बिछाने के लिए चटाई वगैरह, इन सब में इसका यूज किया जाता है। फलीदार फसल का एक उदाहरण है दालें। ठीक है। रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, किससे? तने से। उसकी जड़ें, रेगिस्तानी पौधों में तने जो है ना बहुत मोटे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, और जो जड़ें होती है वो नीचे तक चली जाती हैं, और नीचे तक जाने पर जब मोटी नीचे चली जाती है तो पानी वो नीचे से भी खींचती हैं, प्लस जो है ना तने के जरिए से जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्य में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा के इस रूप में संचित रहता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहते हैं उसको। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कोर्निया। कोर्निया, जब नेत्रदान आंखों का दान करते हैं तो उसमें कोर्निया का यूज होता है। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। अगर जोड़ा पूछ लिए यहीं पर ये सवाल में, एक सामान्य शरीर में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं, जोड़े पूछ लेगा तो 23 बताना है, और संख्या पूछेगा 43, वो संख्या पूछेगा 46, और जोड़े पूछेगा तो 23 बताना है। मानव शरीर के जो पीएच की जो वैल्यू होती है किसके बीच होती है? 7.35 से लेकर के 7.45। ये एनसीईआरटी में दिया है इतना ही। मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू, मानव रक्त का पीएच वैल्यू किसके बीच होता है? 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? सुक्रोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? सुक्रोज। आज हमारा पूरा लेक्चर हुआ, और जिसमें हमने पूरे साइंस को कवर किया, हिस्ट्री, पूरे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर किया। तो हम जो है ना बस इतना ही अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।